सभी को राम राम। मैं हूं पौरस शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं AJR यूट्यूब चैनल पर। हमारी कंट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे श्रीलंका देश के बारे में, जिसको इसकी खूबसूरती के कारण कहा जाता है द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। बहुत कुछ जानने को हम जानेंगे श्रीलंका की जियोपॉलिटिक्स, जियोग्राफी और इंडिया के साथ रिलेशन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका है कहाँ पर, और ये देखने के लिए हमें चलना होगा श्रीलंका के मैप में। तो ये आ गए हम मैप में और इसको जूम करते हैं। ये है हमारा इंडिया और इंडिया के नीचे चलेंगे तो ये है श्रीलंका। और श्रीलंका की जिस प्रकार की ये शेप है, इस शेप के कारण कहा जाता है श्रीलंका को द ड्रॉप ऑफ द इंडियन ओशियन। और ये श्रीलंका के दाहिने तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और श्रीलंका के जो बाईं तरफ है ये है अरबियन ओशियन। और श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और इसके पास ये है राम सेतु, एडम्स ब्रिज। और ये श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। जो इनके बीच की दूरी है 48 किलोमीटर। जो भारत के रामेश्वर से, ये रामेश्वर हो गया यहाँ से भारत का, और रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक, यहाँ तक इन दोनों की दूरी है 48 किलोमीटर। वैसे भारत और श्रीलंका की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 32 किलोमीटर। और जो ये रामेश्वरम जो ब्रिज है ये बना हुआ कोरल रीफ से। और अब हम श्रीलंका को दूसरे मैप में देखते हैं और ये है श्रीलंका का दूसरा मैप। इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर ये जो मैप है ये श्रीलंका का पुराना मैप है। इसमें श्रीलंका की राजधानी नहीं दी हुई। तो हम देखते हैं यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटे, जो कि श्रीलंका की नई राजधानी बनाई गई है। इससे पहले जो ये दिख रहा है ये कैपिटल, ये पहले कैपिटल थी कोलंबो, जो कि जिसको बदल दिया गया है। ये फिलहाल श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। और जो ये कोलंबो है ना, ये कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। और अब हम श्रीलंका के मैप को छोटा करते हैं तो आप देख सकते हो कि श्रीलंका किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो है 2,13,24,791, जो कि लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और इसका विश्व में 58वां स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। और वहीं अगर श्रीलंका की एरिया की बात करें तो श्रीलंका का एरिया है 65,610 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व में एरिया के हिसाब से श्रीलंका का स्थान आता है 120वां। श्रीलंका में सिंहला लैंग्वेज है, यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है सिंहला, जो कि अराउंड 70 to 75% इसका श्रीलंकन प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो है तमिल। और श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा अपनाया गया धर्म है वो है बुद्धिज्म। सबसे ज़्यादा यहाँ बुद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, जो कि वही 70% के अराउंड है। आपको एक बात बता दूं कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में क्या है कि 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 एथनिसिटी के। सबसे पहले हैं सिंहला। जो सिंहला व्यक्ति हैं वो सिंहला लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है, अराउंड 70% सिंहला है जो सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो सिंहला है ना, ये बुद्ध धर्म अपनाया उन्होंने, ये लगभग सभी बुद्ध है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका में तमिल। तमिल है, और तमिल भी श्रीलंका में 2 टाइप के हैं। एक तो वो तमिल है जो काफ़ी सैकड़ों वर्षों पहले साउदर्न इंडिया से श्रीलंका में चले गए थे। और दूसरे वो नए तमिल हैं जो कि अंग्रेजी शासन के समय 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान व्यापार के लिए, काम के लिए श्रीलंका भेजा गया था जिनको। और ये दोनों हिंदू धर्म का पालन करते हैं, दोनों टाइप के, दोनों तमिल हैं, दोनों हिंदू धर्म का पालन करते हैं। और तमिल भाषा बोली जाती है इनके द्वारा। और तीसरे हैं मुस्लिम। अब आप सोचोगे भाई श्रीलंका में मुसलमान कहाँ से आ गए, तो श्रीलंका में मुसलमान आए थे 7वीं और 8वीं शताब्दी में। जब है ना श्रीलंका का
अरब जो कंट्री है उनके साथ व्यापार होता था, तो उस समय अरब के लोग श्रीलंका में रहने लगे थे और वो धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ गई। और इनकी आबादी आज अगर देखें तो लगभग 7 to 8% मुस्लिमों की आबादी श्रीलंका में। और श्रीलंका में कुछ बिल्कुल अल्पसंख्यक हैं। एक तो है पारसी, जो कि भारत से श्रीलंका में गए थे, और दूसरे हैं वेदास। और जो ये वेदास लोग हैं ये श्रीलंका के नेटिव पीपल हैं, यानी कि जो वहाँ के आदिवासी हैं वो हैं ये नेटिव। और अब इसको इसमें देख लेते हैं। देखो इसमें दिखाया हुआ है कि भाई 70% है, मैंने आपको बताया था 70% बुद्धिस्ट है। ये बुद्धिस्ट सिंगला है, सिंगला पीपल है ये जो बुद्धिस्ट है। फिर है हिंदू 12.6%, ये तमिल है, सभी तमिल है। और जो कि न श्रीलंका के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं। जो श्रीलंका का जो भारत की तरफ जो नॉर्दर्न पार्ट है, मान लो ये श्रीलंका है, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, यहाँ पर तमिल है। और ये जिसका सॉरी ईस्टर्न पार्ट, मैं वेस्टर्न का गया, जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ इस साइड का, इस साइड में तमिल रहते हैं। और इस साइड में यहाँ रहते हैं ये सिंगला व्यक्ति। उसके बाद आते हैं मुस्लिम। मुस्लिमों की आबादी भी 9 to 7% दिखा रहा है इसमें। और फिर रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक हैं ये सिंगला लोगों में से है, जो जिन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा है। अब हम देखेंगे श्रीलंका के सिंबल्स की क्या खासियत है इनकी। तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है श्रीलंका का नेशनल फ्लैग। और श्रीलंका के नेशनल फ्लैग के राइट साइड में ये एक शेर दिखाई दे रहा है आपको, जो हाथ में तलवार लिए हुए है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है श्रीलंका के सिंगल्स पीपल और वहाँ के पहले राजा को, जो कि बहादुरी दिखा रहा है वहाँ की सिंगल्स पीपल की। उसके बाद आप पीछे देख रहे हैं शेर के पीछे ये मैरून कलर है, जो कि बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखो ये चारों कोनों में 4 गोल्डन लीव्स हैं, जो कि श्रीलंका के समृद्धि को रिप्रेजेंट करती है, चारों पत्तियां। फिर आप देख रहे होंगे ये श्रीलंका के जो झंडा है, इनका बॉर्डर है, ये बॉर्डर पीले कलर से बना हुआ है, जो कि श्रीलंका में बुद्ध कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इस जो श्रीलंका के जो लेफ्ट साइड में 2 स्ट्रिप हैं, एक हरी स्ट्रिप और एक नारंगी स्ट्रिप है। जो हरी स्ट्रिप है ये श्रीलंका में रहने वाले मुसलमानों को, और जो नारंगी है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद ये है श्रीलंका का नेशनल फ्लावर, जो कि है ब्लू वाटर लिली, जो कि श्रीलंकन सरकार द्वारा 26 फरवरी 1986 को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। जो कि है ना, ये श्रीलंका के लगभग सभी भागों में तो पाया जाता है, और इसकी ये खास बात है। और ये इसको लोग भगवान बुद्ध के साथ भी रिलेट करते हैं। श्रीलंकन जो पीपल हैं इस फ्लावर को भगवान बुद्ध के साथ रिलेट करते हैं। और इसका ये श्रीलंकन लोग इसको सच्चाई, शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक मानते हैं, ब्लू वाटर लिली को। उसके बाद श्रीलंका का जो राष्ट्रीय बर्ड है, नेशनल बर्ड, वो है श्रीलंकन जंगल फाउल। ये दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय बर्ड है। फिर है नेशनल स्पोर्ट। तो श्रीलंका का जो नेशनल स्पोर्ट आपको पता नहीं होगा तो बता दूं आपको, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय स्पोर्ट है वो है वॉलीबॉल, ना कि क्रिकेट। क्रिकेट वॉलीबॉल से ज्यादा फेमस है श्रीलंका में, बिल्कुल इंडिया की तरह बिल्कुल क्रेज है श्रीलंका में। लेकिन इसका राष्ट्रीय स्पोर्ट है, राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और इसके बाद जो श्रीलंका की नेशनल करेंसी है वो है रुपया। भारत की भी नेशनल करेंसी रुपया है, लेकिन जो श्रीलंका का जो रुपया है वो भारत से काफ़ी कमज़ोर है। ये आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंकन 1 रुपये के भारतीय रुपये के बराबर श्रीलंका के 2.62 रुपये हैं, यानी कि भारत के 1 रुपये से हम श्रीलंका के लगभग 2.5 रुपये ले सकते हैं। जो कि अब दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका का जो करेंसी है वो भारत से काफ़ी कमज़ोर है, भारतीय करेंसी मजबूत है श्रीलंका के आगे। अब हम श्रीलंका की हिस्ट्री देखते हैं। 1500 से 1600 ईस्वी, यानी कि पुर्तगाल का श्रीलंका के साथ व्यापार हुआ राज। देखो जब 15वीं शताब्दी थी ना, तो जो श्रीलंका का जो आसपास का एरिया था, जो महासागर थे, हिंद महासागर, वहाँ पर भारतीय और अरबों के जहाज थे, उनका राज था। फिर उसके बाद आए पुर्तगाली, और पुर्तगालियों ने जो श्रीलंका का जो एरिया था, ये बाहरी हिंद महासागर, वहाँ पर आधिपत्य जमा लिया। और इसका कारण था कि जो पुर्तगाली थे उनके आधुनिक जहाज थे, और उन जहाज़ों पर इनकी तोपें लगी हुई थी। इन तोपों के कारण उन्होंने भारतीय जहाज़ों को डुबो दिया और इस श्रीलंका के चारों तरफ अपना अधिकार जमा लिया। फिर धीरे धीरे अधिकार जमाने के बाद इन्होंने श्रीलंका के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। और फिर देखा कि भाई श्रीलंका के जो वहाँ के लोकल राजा हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं,
तो कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने वहां पर राज करना शुरू कर दिया। देखो, जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका सभी का एक ही सोच थी सभी की। जैसे जिस प्रकार भारत पर अंग्रेजों ने शुरू में व्यापार किया था, फिर राज करना शुरू कर दिया, उसी प्रकार पुर्तगालियों ने शुरू में व्यापार करना शुरू किया, फिर वहां पर राज करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो ये राज कर रहे थे पुर्तगाली, तो इन्होंने श्रीलंका पर कर भी लगाए थे। तो इन करों के कारण है ना, वहां पर जो लोकल व्यक्ति थे श्रीलंका के, उनको मतलब पीड़ा होने लगी कि भाई कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर कर लगा रहा है और हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो इनसे बचने के लिए इन्होंने दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें डच लोगों की इन्होंने मदद ली कि भाई, इन्होंने कहा डच लोगों को कि हमें इनसे छुटकारा दिलाओ। तो डच के साथ, डच यानी कि नीदरलैंड, और इन्होंने इनके साथ इनकी मदद लेकर पुर्तगालियों को बचा दिया। लेकिन डच लोग थे वो बहुत, मतलब बहुत शाणे थे वह। उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को भगाने के बाद इन्होंने खुद श्रीलंका पर राज करना शुरू कर दिया, वहां पर कब्जा कर लिया और उससे भी ज्यादा कर लगा दिए, और जिसके कारण श्रीलंका के लोग उनसे भी ज्यादा परेशान होने लगे। फिर कुछ समय बाद है ना, डच पर फ्रांस का कब्जा हो गया। कहाँ हुआ कब्जा? ये कब्जा हुआ यूरोप में। यूरोप में जो नीदरलैंड है वहां पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। और वहां पर कब्जा करने के बाद भारत पर कब्जा था उस समय ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन सोचने लगा कि भाई, अगर श्रीलंका पर फ्रांस का कब्जा हो गया, क्योंकि फ्रांस पर उस समय नीदरलैंड का कब्जा था और फ्रांस ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया था, तो डायरेक्टली श्रीलंका पर फ्रांस का कब्जा हो जाता। तो ब्रिटेन ने सोचा कि अगर श्रीलंका पे फ्रांस का कब्जा हो जाएगा तो जो इंडिया के जो सदर्न स्टेट थे, साउथ के जो स्टेट थे, वहां पर इनकी पावर खत्म हो जाएगी, इनकी, ब्रिटेन की। तो इसके कारण 1796 में ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और लगभग कब्जा करने के बाद लगभग 150 सालों तक श्रीलंका पर इन्होंने राज किया। फिर भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में। तो ये मांग श्रीलंका में भी उठने लगी कि भाई इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो फिर उसके बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को इंग्लैंड से आज़ादी मिल गई। लेकिन ये आज़ादी भारतीय आज़ादी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि श्रीलंका को आज़ादी मिली थी डोमिनियन स्टेट के रूप में। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट के अनुसार जो श्रीलंका है वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन वहाँ का जो, मतलब जो मैन, जो मुखिया होगा ना, वो श्रीलंका, वो सॉरी, वो ब्रिटेन का राजा या रानी होगा, यानी कि उसके अंडर काम करेंगे। प्रधानमंत्री तो श्रीलंका का होगा, लेकिन वो अंडर काम करेंगे किसके? ब्रिटेन के रानी या राजा के। और जो वहाँ का गवर्नर जनरल होगा, वो भी गवर्नर होगा, वो भी होगा ब्रिटेन का कोई अंग्रेज व्यक्ति। तो डोमिनियन स्टेट के रूप में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। और श्रीलंका का जो पहले नाम था ना, वो अंग्रेजों ने रखा था, उसका नाम रखा था सिलोन। सिलोन ये श्रीलंका का नाम था, जो कि 1971 में जब श्रीलंका पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था, तब इन्होंने चेंज करके श्रीलंका रख लिया था। इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि इस दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता तो मैं बता दूं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री मावो बंडर नायके। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ना, जिसमें जो लेडी है, ये ही दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, श्री मावो बंडर नायके, जो कि 1961 में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इनके महिला प्रधानमंत्री बनने के पीछे भी कहानी है कि जो इनके पति थे, हस्बैंड थे इनके, उनकी पार्टी थी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, SLFP। और इसके पति उस पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन 1959 में उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या करने के बाद इनको श्री माओ भंडार नायके को बनाया गया पार्टी की चेयरवुमेन। चेयरमैन नहीं, क्योंकि महिला चेयरवुमेन होती हैं, तो इनको चेयरवुमेन बनाया गया। 1960 में इलेक्शन जीत गई। इलेक्शन जीतने के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ये दुनिया और श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। और अच्छा, इन्होंने श्रीलंका में बहुत से ऐसे कार्य किए जो कि काफी वर्षों से नहीं हुए थे। सबसे पहले तो इन्होंने 1971 में जो डोमिनियन स्टेट था उसको गणतांत्रिक बनाया श्रीलंका को। और दूसरा, गणतांत्रिक बनाने के बाद इन्होंने जो श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन, सिलोन से इन्होंने श्रीलंका का नाम रखा लंका, जो कि बाद में श्रीलंका हो गया। तो पावरफुल लेडी थी, कई बार प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की।
और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के आतंकवाद के बारे में। देखो, आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, एक आतंकवादी ग्रुप तमिलों का। वैसे तो श्रीलंका में कई आतंकवादी ग्रुप थे तमिलों के, लेकिन सबसे फेमस जो कुख्यात था वो था LTTE, लिट्टे, हिंदी में जिसको लिट्टे कहते हैं। और इन ग्रुपों के बढ़ने के पीछे भी कहानी है। जब श्रीलंका आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ये अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेजों ने क्या किया कि वहाँ पर रहने वाले तमिलों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इससे जो सिंगल्स पीपल थे, सिंगला थे, वो परेशान हो गए। जब जूं ही देश आज़ाद हुआ, सिंगलों ने क्या किया कि सिंगला जो लैंग्वेज थी उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, और जो सिंगल्स पीपल थे उनको आगे लाना शुरू कर दिया और तमिलों को बैकफुट पर करना शुरू कर दिया। तो तमिलों को भी अब डर सताने लगा कि भाई तुम्हारी तो यहाँ पर कुछ कोई पूछ नहीं रहा तुमको। तो उसके बाद फिर एक काम और हुआ। 1972 में है ना, बौद्ध धर्म को मुख्य धर्म घोषित कर दिया। और जो तमिल थे हिंदू, तो इन्होंने बिल्कुल, ये तो वो सोचने लगे थे कि भाई तुम तो यहाँ पर रहते ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम इकट्ठे होकर ऐसा ग्रुप बनाए जो जिससे सरकार पर दबाव हो। तो इन्होंने दबाव बनाने के लिए 5 मई 1976 को स्थापना की LTTE, एक कुख्यात ग्रुप। उससे पहले भी इन्होंने बहुत से ग्रुपों की मतलब स्थापना की थी, लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि जो ये था वेणुपल्ली प्रभाकरण, इसने एक हथियारबंद ग्रुप बनाया और सभी जो छोटे छोटे अन्य तमिलों के ग्रुप थे उन पर कब्जा कर लिया और अपना एक पावरफुल ग्रुप स्थापित कर लिया। और इस ग्रुप ने ना बहुत से जो नेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने राजीव गांधी की हत्या की, जो सबसे बड़ा नेता था, भारत का प्रधानमंत्री था उस समय। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति की भी हत्या की थी। तो इन्होंने मतलब क्या किया कि श्रीलंका को लगभग 20 से 30 सालों तक गृह युद्ध में धकेल दिया, जिसके कारण श्रीलंका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। फिर 1983 में श्रीलंका की सेना पर इन्होंने हमला कर दिया। जब श्रीलंका की सेना पर इन्होंने हमला किया तो श्रीलंका जो सिंगल्स पीपल थी श्रीलंका की सेना में, उन्होंने वहां पर रहने वाले तमिलों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। तो जब वो मारने लगे तो श्रीलंका, देखो मैंने बताया था आपको पहले भी, जो ये हिस्सा है श्रीलंका का और ये हिस्सा है, यहाँ पर तमिल लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अन्य जो तमिल इन इन हिस्सों में रहते थे वो भाग भाग कर यहाँ पर जाने लगे और इस जगह पर लिट्टे ने कब्जा कर लिया। और इस जगह को पर जो कब्जा होने के बाद लिट्टे क्या चाहता था कि वो यहाँ पर इसको अलग देश स्थापित कर दे, अलग देश बना दे। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने इनको ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सभी जो जगह है लिट्टे की, वहां पर श्रीलंका की सरकार ने कब्जा कर लिया और 2009 में लिट्टे का अंत कर दिया। और अंत कैसे हुआ? जब जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, जो जिसने इसकी स्थापना की थी, प्रभाकरण, इसकी सेना ने हत्या कर दी, यानी इसको मार दिया। और जो ये मुख्य नेता था, इसके मरने के बाद ये ऑटोमेटिक कमजोर। अब हम देखेंगे कि भाई श्रीलंका कौन कौन से जो राष्ट्रीय ग्रुप हैं उनका हिस्सा है। तो सबसे पहले है नाम, यानी कि नॉन अलाइंस मूवमेंट, जिसकी संस्थापक जो सदस्य थे उनमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका श्रीलंका सदस्य देश है। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसके हेडक्वार्टर्स मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी श्रीलंका सदस्य देश है। फिर है बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। लगभग सभी सार्क कंट्री इसके सदस्य हैं, तो श्रीलंका भी इसका एक सदस्य देश है। फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, 1949 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इंग्लैंड में, ब्रिटेन में है। अच्छा, जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इनमें वही देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हुए, जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हुए हैं। फिर आता है सार्क कंट्रीज, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में। तो ये थे श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होंगी।